साल 2025 की शुरुआत सोच लीजिए अगर ऐसे हो। स्विट्ज़रलैंड में हिजाब बैन कर दिया गया है। क्यों? क्या वजह है? और आखिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा खौफ या फिर इतनी ज़्यादा नफ़रत हिजाब को लेकर क्यों है? इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे बहुत स्पष्ट you know who's sitting on his easy chair. आदाब, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत और मैं हूं जर्नलिस्ट मजहर। हिजाब को लेकर पहली बार नहीं है कि किसी कंट्री में कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर हिजाब को बैन करने की बात की गई हो। इससे पहले बल्गेरिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क जैसी कई कंट्रीज़ हमारे पास मिसाल के तौर पर मौजूद हैं जहां पर हिजाब को बैन कर दिया गया है। अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस चीज़ का है कि अगर कोई हिजाब पहनता है तो उसे लोग थोड़ा सा कतराते हैं या फिर हिजाब को लेके कई लोगों में तो नफ़रत तक नज़र आती है। और वही हवा बहते बहते अब मुल्क हिंदुस्तान में भी पहुंच चुकी है। मुल्क हिंदुस्तान यूँ तो तहज़ीब के मामले में एकदम आप कह सकते हैं कि अव्वल दर्जे का मुल्क माना जाता था, जहाँ पे लोग अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। मगर अब धीरे धीरे वेस्टर्न के खोखले रिवाजों को एक्सेप्ट करने में मुल्क हिंदुस्तान भी उन्हीं राहों पर चल पड़ा है। हिजाब जो इस्लाम में एक अनिवार्य चीज़ है ख़वातीन के लिए, महिलाओं के लिए। और ऐसा अगर आप बायोलॉजिकली भी देखें, एक तो रीज़न ये है, साइंटिफिकली अगर हम जाएं तो वहाँ पर मेल और फीमेल को ऊपर वाले ने जिस तरह से बनाया है तो वहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक आप कह सकते हैं कि मॉडल सोसाइटी का तस्वुर देने के लिए एक तो हिजाब मैंडेटरी किया गया था। और उसके अलावा जो ख़वातीन हिजाब पहनती हैं उनके लिए हिजाब एक डिग्निटी भी होती है, उनके लिए एक इज़्ज़त की चीज़ भी होती है। ऐसा नहीं है कि चेहरे पर नकाब डालने के बाद, पर्दा डालने के बाद घुटन महसूस होती हो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बुरखे में गैस सिलेंडर्स लगा के चल रही हैं ख़वातीन कि उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा। और जो लोग उज़्र पेश करते हैं, हिजाब के अगेंस्ट पे बात करते हैं, हालांकि इस्लामोफोबिक थॉट्स उनके दिल में भी होते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रतें उनके जहन में भी होती हैं। मगर इसके बावजूद जब वो डिप्लोमेटिक वे में भी बात करते हैं तो वो सबसे पहला उज़्र क्या पेश करते हैं? सबसे पहला उज़्र वो यही पेश करते हैं कि वो जानते नहीं है कि जो हिजाब में टहल रहा है या घूम रहा है, नकाब के पीछे दरअसल कौन है। हो सकता है कि उनके कंट्री के लिए कोई थ्रेट हो। सबसे पहला उज़्र ये पेश किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ ले चलता हूँ। मुल्क हिंदुस्तान से ही शुरू करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि भी हाल फिलहाल में जो भी तनाज़े हुए हैं, यहाँ पर भी कई स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को बैन कर दिया गया। फिर जो मुस्लिम बहनें थी हमारी, उन्होंने ज़ोर शोर से इस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई भी लड़ी। मुस्कान को आप जानते होंगे, कर्नाटका की, जिन्होंने बाआवाज़ बुलंद इस चीज़ को लेकर वो खड़ी हुई थी कि इस हिजाब उनकी डिग्निटी का एक हिस्सा है और वो अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहनती हैं और किसी को भी कोई हक़ नहीं है कि वो ये इस चीज़ का फ़ैसला करे कि मुस्लिम ख़वातीन या मुस्लिम बहनें हमारी क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी। टर्मिनोलॉजीज़ पे बात कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी जो सबसे पहले आप चौंकिएगा नहीं, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, सड़कों वगैरह पर आजकल उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और OTT प्लेटफॉर्म का जब से उरूज पर आया है तब से भी आपने उस लफ्ज़ को बारहा सुना होगा। मगर एक बाअदब महफ़िलों में उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करने से हम लोग कतराते हैं और वो लफ्ज़ है रंडी। अब ये जो लफ्ज़ है, आपने एक मिसाल सुनी होगी, रंडी रोना। अब इस पूरे टर्मिनोलॉजीज़ को, लफ्ज़ों के खेल को अगर आप समझें तो रंडी का दरअसल मतलब होता है विधवा, यानी कि एक बेवा खातून। और रंडी रोना का मतलब ये हुआ कि अभी अभी जो औरत जिसका हस्बैंड मरा है, जिसका शौहर फौत हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। उसकी आपबीती में जो बहुत ही बड़ा दुख होता है, उससे तशबीह देने के लिए, उससे कंपेयर करने के लिए इस कहावत का वजूद आया था, रंडी रोना। अब इस लफ्ज़ की जो समाजी नशोनुमा हुई है, जो सोशल कंस्ट्रक्शन हुआ है इस वर्ड का, इस लफ्ज़ का, रंडी का, वो उस तरफ क्यों हुआ, उस मायने में आजकल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उस मायनों से मेरा मुराद है, आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँगा, जो जिस्म फरोश होते हैं उनके लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों होने लगा। दरअसल अगर हम तारीख़ में थोड़ा सा पीछे जाएँ तो आपको सबसे ज़्यादा डिग्निफाइड अगर औरतें मिलेंगी, खातूनें मिलेंगी, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर होती थी। साउथ एशियन जो कंट्री है हमारी, हिंदुस्तान में, यहीं पर सबसे ज़्यादा चलन जो है वो होता था, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी जितने भी धर्म हैं उनमें किसी में भी ऐसा नहीं है जो औरतों को
आप कह सकते हैं कि नंगेपन की तरफ ढकलता होगा। यहाँ की औरतें शुरुआत ही से बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी और अपने जिस्म की नुमाइश से परहेज़ करती थी। और घूंघट का भी आपने देखा होगा कि एक रिवाज हिंदू धर्म में भी है। तो हिंदुस्तान में तो खैर इस चीज़ का कल्चर था भी नहीं। तो जो औरतें होती थी जिनका शौहर मर गया है, अगेन मैं वो टर्मिनोलॉजी रिपीट कर रहा हूँ, रंडी, तो अब उनके पास एकमात्र सोर्स होता था लाइफ जीने का, एकमात्र ज़रिया था उनका शौहर। अब वो फौत हो गया है। तो कई ख़वातून ऐसी थीं जो ना चाहते हुए भी अपने जिस्म की, उन्हें आप कह सकते हैं कि सौदा करना पड़ता था महज भूख को मिटाने के लिए। क्योंकि जब आप सो रहे हों और बगल में आपका लेटा हुआ मासूम बच्चा रो रहा हो भूख के मारे, तो एटलीस्ट अपने लिए ना सही मगर उस बच्चे के लिए तो वो रास्ता इख्तियार करना पड़ जाता था ना चाहते हुए भी। अब ये जो लफ्ज़ है, ये जो औरतें थीं, ये जो जमात थी, वो जब इस तरफ आप कह सकते हैं मुंतकल हुई हैं, तो ये जो लफ्ज़ था इसकी समाजी नशोनुमा उस तरफ जोड़ दी गई, उससे उसको तशबीह दे दिया गया। अब यहाँ पर मैं इन ख़वातीन का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये ख़वातीन थी, जाहिर सी बात है ग्राहक को अगर आपको आकर्षित करना है तो आपको थोड़े तंग कपड़े पहनने पड़ते थे, थोड़ा तंग लिबास पहनना पड़ता था जिससे जिस्म की नुमाइश हो ताकि ग्राहक उनकी तरफ आए। आप समझ रहे हैं कि जिस्म की नुमाइश किस वजह से होती थी? जाहिर सी बात है जो लोग भी ये उज़्र पेश करते हैं कि हर किसी की अपनी चॉइस है, जिसको जो पहनना है वो पहने, मगर हिजाब को लेके ऑपोजिशन में या फिर इसके ख़िलाफ़ में जो बयानात दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है ना कि जो औरत जिसकी भी अपनी आप इज़्ज़त होगी, तो जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेगी कि उसकी जिस्म की नुमाइश हो और वो बाज़ाब्ता इरादी तौर पर अपने जिस्म की नुमाइश करे। क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस दिशा में जा रही है। तो ऐसा तो हरगिज़ कोई भी औरत नहीं करना चाहेगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे बड़ा मामला जो है, जो हिजाब के ख़िलाफ़ हमें नज़र आता है, जो मेरी नज़र में, मेरे तज्ज़िये में जो चीज़ आई है वो यही है कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा किरदार इनका है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, इसमें एक मॉडल है जिसे स्कर्ट पहनाई गई है, बिल्कुल छोटे कपड़े पहना दिए गए हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ की रहने वाली ये सारी की सारी ख़वातीन इस ड्रेस को बड़े ही तंग नज़री से देख रही हैं। और जब एक औरत को पूछा भी जाता है कि अगर ये कपड़े का कभी आप पहनेंगे, तो उस औरत का जवाब भी आता है कि एक डिग्निफाइड वुमन, एक इज़्ज़तदार खातून कभी भी ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहेगी। I wouldn't wear one, will I? What do you think? Disgusting. Why? Any girl with any decency would never walk in the street with them on. But they might wear one of the... Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Try and catch on in Wolverhampton. Well, I think it's just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. I don't think any decent girl would wear one. I mean, they might be alright for these Debbie types in London at these parties. तो आप सोच सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये हालत था। ज़माना बदला कैसे? किसकी साजिश है इसके पीछे? सबसे बड़ा हाथ है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा धंधा है वो यहीं से चलता है। और हाँ, हम लोगों का मानना तो यही है कि मखलूक जैसी भी हो, अशरफुल मखलूक़ात है और उसे बनाया ऊपर वाले ने है। और वो जैसा भी है, जिस अंदाज़ में भी है, वो खूबसूरत है, वो खूबसूरत शय है, वो खूबसूरत मखलूक है। अब इन लोगों का क्या होता है? आप काले हैं, फेयर एंड लवली लगा लीजिए। अच्छा, फेयर एंड लवली पे केस हो गया, ठीक है, हम उसको ग्लो एंड लवली कर लेंगे। रंगों का खेल तो हट गया, मगर तब भी सारा का सारा खेल तो यहीं से चल रहा है। और जब इसी पे पर्दा पड़ जाएगा तो भैया इनका जो सारा का सारा कारोबार है उसमें तो होगा घाटा। तो इसी चीज़ के दिफा में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। और आप ये मत समझिए कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत पैसों में खेल रही है। आप कह सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में इस वक्त। इन लोगों ने अपने धंधे को बचाने के लिए कई सारी कंट्रीज से सोच वोच जमा करके थोड़ा सा जो इनके मुनाफे का हिस्सा होता है वो इधर फेंक दिया। तो जाहिर सी बात है ये लोग तो जहर उगलेंगे। एक रीज़न तो ये भी है। दूसरा ये कि जो बिना किसी वजह, बिना किसी रीज़न के मुसलमानों के लिए नफ़रत रखते हैं दिल में, उनके लिए तो किसी वजह की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? वो तो नफ़रत करते ही हैं इसके ख़िलाफ़, चाहे वो ज़हर उगलें या कुछ करें। इस पर मुल्क हिंदुस्तान में तो खैर अब तक आप देखेंगे कि जितनी भी ख़वातीन हैं, अभी जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई है हाल ही में,
उसमें भी जितनी भी ख़वातीन का जो बयानात आए हैं उनका तो यही कहना था कि हम अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहनती हैं और हम इसमें कैद बिल्कुल महसूस नहीं करती, बल्कि ये हमारे लिए आज़ादी है। इस पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मगर साल की शुरुआत तो खैर ऐसी खबर से हुई है, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की रही बात, तो ये जो नैरेटिव है वो और चलेगा और घसीटा जाएगा और स्ट्रेच किया जाएगा ऐसे ही, ताकि इनका धंधा जो है वो चलता रहे। और हो भी क्यों ना, अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर चेहरे पे नकाब है, हर शख्स बाहिजाब है। वो बात और है कि हर कोई कपड़े से हिजाब नहीं करता। अब आप सियासतदानों की मिसाल ले लीजिए, सफ़ेद कपड़ा क्यों पहना जाता है? अपने जिस्म पर लगे दाग छुपाने के लिए। खैर जो भी चीज़ें हों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ख़ास तौर से जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, वो ज़रूर बताएं कि हिजाब उनके लिए क्या मायने रखता है। कमेंट सेक्शन। अब तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, हमारा काम पसंद आता है तो। अब ऐसी खबरें आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।